हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं 22 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं उसको हम देखने वाले हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में 22 पार्ट्स ही देखेंगे। और पार्ट्स में है क्या, आर्टिकल्स हैं। जो भी हमने आर्टिकल्स अब तक सब देख रखा है हमने। आर्टिकल 1 से लेकर 4 हमने ऑलरेडी कर रखा है, 5 से लेकर नेवल हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो पार्ट्स में है क्या, बेसिकली आर्टिकल्स को ही ऐसा ग्रुप कर करके पार्ट्स बना दिया गया है। एक टॉपिक का आर्टिकल्स को ग्रुप करके ऐसा पार्ट्स बना दिया गया है ना। तो पार्ट्स के अंदर क्या है, आर्टिकल्स ही है। और इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट्स को देखेंगे और उसको ट्रिक से याद करेंगे। वैसे मैक्सिमम आप लोग को ट्रिक पता होगा इसका, हर जगह अवेलेबल है इसका ट्रिक। लेकिन अगर जिसको नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में आप वेट करो, पढ़ते जाओ। वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उससे सारा पार्ट याद हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, तो हम ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब हमने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर विजिट करो। हमने हर चीज़ ट्रिक से याद करवाया है, आर्टिकल्स को भी ट्रिक से याद करवाया है। कमीशन, कमिटी, अमेंडमेंट्स, फिर हर चीज़ हमने ट्रिक से याद करवाया है, ठीक है। तो आप ज़रूर आप प्लेलिस्ट विजिट करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पॉलिटी ऐसे आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त कितने पार्ट्स थे, उस वक्त 22 पार्ट्स था। और अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, 25 पार्ट्स हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे। उस वक्त टोटल आर्टिकल्स कितने थे, 395। और अभी प्रेजेंट में 460 प्लस आर्टिकल्स हैं। लुक, 395 आर्टिकल्स हैं, अभी प्रेजेंट में 460 प्लस आर्टिकल्स हैं। वैसे 395 ही आर्टिकल्स हैं अभी भी, लेकिन 460 वो ए बी सी कर के बन के वो 460 हुआ है। मतलब कि 395 में अमेंडमेंट्स कुछ भी होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट्स होता है तो वो ए बी हो जाता है। जैसे कि 4A है यहाँ पे, लुक यहाँ पे क्या है, 4A है ना। तो 4A ये अब ये देख के अंडरस्टूड हो रहा है, A B लिख दिया इसका मतलब A लिख दिया, इसका मतलब ये ज़रूर अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ठीक है। तो ऐसे होल नंबर में अगर बात किया जाए तो अभी भी 395 ही आर्टिकल्स हैं, 395 ही आर्टिकल्स हैं। लेकिन A B ये सब अमेंडमेंट्स करके आया है। 51A आ गया, फिर थ्रू 244A आ जाएगा, 300A आ जाएगा। तो ऐसे कर करके ये सब को जोड़ के टोटल अभी 460 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड हो गया। तो हम 395 का आर्टिकल्स का सारा पढ़ने वाले हैं, मतलब 460 वाला जो आएगा सब हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम नहीं करेंगे, आज सिर्फ पार्ट्स पढ़ेंगे। और हमने बहुत सारे आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी करवा दिया, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स अभी भी छूटे हुए हैं। तो कल से हम आर्टिकल्स करेंगे जो छूट गया है, और सारा 395 तक कंप्लीट कर देंगे। पूरा आर्टिकल्स ट्रिक से जितना हो सके ट्रिक से करवा देंगे, क्योंकि अभी तक जितने आर्टिकल्स करवाया वो सब हमने ट्रिक से करवाया, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अभी कल से जो आर्टिकल्स करवाएंगे वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ऐसा लेना नहीं है कि ऑप्शनल में मत लेना, उसको इम्पॉर्टेंट ही लेना। लेकिन अभी तक जो करवाए वो वेरी 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 वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बातें नहीं अब। तो ये समझ में आ गया, 22 पहले था, ये इसको ऐड कर लेना अपने नोट्स में। 22 पहले था, अभी 25 पार्ट्स है। और 395 आर्टिकल ज़रूरी नहीं है, आर्टिकल बस याद रखो। 395 थे, अभी 460 प्लस आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और होल नंबर में अगर कहा जाए तो अभी भी 395 ही है। और संविधान लागू कब हुआ ये सब तो डेट सबको पता होगा। चलो, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात की हुई है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसमें लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्या है इसमें, यूनियन और इट्स टेरिटरी, हमारा जो देश का स्टेट्स के बारे में है, उसकी बाउंड्री के बारे में है, ये सब बातें हैं। न्यू स्टेट्स हम बनाते हैं तो इस आर्टिकल के थ्रू बनाते हैं, और स्टेट का जो बाउंड्री चेंज वगैरह करते हैं तो इस आर्टिकल के थ्रू ही करते हैं। पार्ट 1 में जो आर्टिकल्स हैं उसी के थ्रू करते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, सिटीजनशिप कैसे खोएगा, वो दोनों इसमें बात की गई है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। ट्रिक हम बाद में बताएंगे लास्ट में, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस में बहुत बार,
आर्टिकल पार्ट 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी पार्ट 4 में है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 51, ठीक है। अब ये पार्ट 4A अंडरस्टूड है, 4A है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। और आप बताओगे कमेंट में कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो पार्ट 4A, पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसका आर्टिकल क्या है 51A, 51A, 51A से समझ में आ गया कि ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ही आया है। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 यूनियन के बारे में बात करता है, यूनियन। ये पूरा एक कंपाइल करके रख दे दिया है कि 52 से लेके 151 तक यूनियन के बारे में बात करा है। अब यूनियन में भी हर अलग अलग चीज़ होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, यूनियन लेजिस्लेचर होगा, यूनियन जुडिशियरी होगा, है ना। तो उसको अब सब डिवाइड करो। यूनियन के बारे में बात कर रहा है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है। यूनियन लेजिस्लेचर ये सब हमने करवा रखा है, इसलिए हम आर्टिकल्स अभी नहीं करवा रहे हैं, ऑलरेडी हमने सब करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट पे विजिट करो, सबको समझ में आ जाएगा 52, 53, 54, 55 सब में क्या है, और हमने ट्रिक्स से सब याद करवा रखा है, ठीक है। लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक है। यूनियन जुडिशरी आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या होता है हमने ऑलरेडी करा रखा है। कैग यूनियन में ही आता है, यूनियन वाले पार्ट में ही आता है, पार्ट 5 में ही आता है कैग भी, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। पार्ट 6 यूनियन हो गया, पार्ट 6 स्टेट आ गया, अब है ना, यूनियन हो गया अब स्टेट आ गया। ये आता है 52 से लेकर 237 तक। देखो 52 से 151, 52 से 151 खत्म हो गया ना। और ये 52 से 237 तक स्टेट का है, तो इसमें भी ये स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर होगा। 152 से 237 पूरा स्टेट आ गया। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव 152 से 167, स्टेट लेजिस्लेचर 168 से 213, हाई कोर्ट स्टेट में ही तो आता है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। यूनियन की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई। अब यूटी की बात होगी, तो यूटी की बात होने के पहले एक पार्ट आता है 7, पार्ट 7। अब ये जो पार्ट 7 है इसको रिपील कर दिया गया है। सबको पता है ये कि पार्ट 7 अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अब इसको हटा दिया गया है। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हटा है, पार्ट 7 है, तो इसको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसको अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही इसको हटाया गया है। तो 7 से 7 याद रख लेना। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इस पार्ट को हटाया गया है। लुक, ये एक इकलौता पार्ट है जो कि पूरा का पूरा हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हटाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे, लेकिन ये इकलौता पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है। और पार्ट 7 में एक ही आर्टिकल था 238, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हट जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि इकलौता पार्ट है जो पूरा का पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हटाए गए हैं। ये हटाया क्यों गया, इसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, ये जो पार्ट था पार्ट 7 में आर्टिकल 238 में क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में था। हमारे जो पहले फॉर्मर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे पहले। तो इन सब के बारे में ये आर्टिकल में लिखा हुआ था, इन सब को पावर देता था। जो भी बातें हैं इन सब से रिलेटेड, प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल 238 में लिखा हुआ था, ठीक है। तो फिर जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, 56 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, वो भी 56। तो जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उस वक्त क्या हुआ, सारा प्रिंसली स्टेट सब हटा दिया गया, सब, और सबको फिर पूरा स्टेट का रीऑर्गेनाइज हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना। तो अब जब लैंग्वेज के बेसिस पे सब स्टेट बन गया है, अब तो प्रिंसली स्टेट्स की ज़रूरत ही नहीं है। जब प्रिंसली स्टेट्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये आर्टिकल का क्या मतलब? तो आर्टिकल हटा दिया गया, पूरा पार्ट 7 हटा दिया गया। समझ में आ गया क्यों हटाया गया? पार्ट 8 में यूनियन हमने पढ़ लिया, स्टेट पढ़ लिया, यूटी आर्टिकल 239 से लेकर 242 हमने ये भी कर रखा है आर्टिकल्स। पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात करता है, पंचायती राज सिस्टम, ये भी कर रखा है हमने पूरा आर्टिकल, पूरा ट्रिक के साथ। आप देख लेना प्लेलिस्ट जाके। 243A से लेकर 243O, ठीक है। देखो
इसमें अमेंडमेंट्स के थ्रू आया हुआ है ये आर्टिकल जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू, ए बी सी दिख रहा है ना, समझ में आ गया, अंडरस्टूड है, अमेंडमेंट्स के थ्रू आया ये। आप बताओगे कौन से अमेंडमेंट्स के थ्रू आया है। पार्ट 9A लग रहा है ना, 9A। अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये पार्ट आया है 9A। ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। समझ में आ रहा है कैसे जुड़ता है, ए हो गया तो ए से ओ तक हो गया, तो ओ से उसके बाद देखो ओ के बाद पी के बाद जेड जी, ऐसे ऐसे करके जुड़ता रहता है। तो ऐसे ऐसे करके 460 हो गया, 460 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं। लेकिन अगर होल नंबर में बात किया जाए तो अभी भी 395 ही है। पार्ट 9B आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है हमने बता रखा है, ठीक है, DPSP में। तो देखो इस सबको वैसे याद रखना, इसको तो याद ही रखना ए से ओ तक। ये सबको भी याद कर सकते हो, क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, पी से लेकर ZG ZS से लेकर, वैसे उतना हार्ड है नहीं, एक दो बार अच्छे से एकदम ऐसा कॉन्सेंट्रेट होकर देख लोगे याद हो जाएगा। पार्ट 10 यहाँ तक तो हमने आर्टिकल्स करवा रखा है। पार्ट 10 से है कुछ पार्ट्स हमने करवा रखा है, कुछ नहीं, तो उसका आर्टिकल्स हम कल देखेंगे। तो कल का वीडियो ज़रूर आप चेक करना। पार्ट 10 में आर्टिकल 244 है और 244A भी है, 244A भी है, ठीक है, जो अमेंडमेंट के थ्रू आया है। तो द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में इस बारे में बात करता है ये आर्टिकल। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ को पावर देता है, उसके वेलफेयर के लिए काम करता है। इस आर्टिकल के थ्रू शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के वेलफेयर के लिए काम होता है इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें ना हमने कल शेड्यूल में पढ़ा था 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, याद है। 5th शेड्यूल में पढ़ा था ऐसे शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पढ़ा था, और 6th शेड्यूल में क्या पढ़ा था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अदर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, ठीक है, अदर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, सॉरी। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों इस आर्टिकल में आते हैं। अदर वाले भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 80 mm वाला भी, और शेड्यूल 5 में जो बाकी सब बच के वो सब, तो वो सबके बारे में आर्टिकल 244 में लिखा है, जो कि पार्ट 10 है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के थ्रू और क्या क्या पावर मिलता है, क्रिएशन ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इस आर्टिकल के थ्रू क्या पावर मिलता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो काउंसिल होगा वो वेलफेयर के लिए काम करेगा, वो एडवाइस करेगा शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के वेलफेयर के लिए ये काउंसिल, तो उसको क्रिएट करने का पावर 244 के तहत आता है। इसमें ये भी है आर्टिकल 244 पार्ट 10 में, ये प्रेसिडेंट को ये पावर देता है इस आर्टिकल के थ्रू कि वो किसी भी रीजन को शेड्यूल्ड एरिया ऐसे डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी जगह को शेड्यूल्ड एरिया वो डिक्लेयर कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, लेकिन वो कंसल्ट करेगा, किससे कंसल्ट करेंगे, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके ही वो किसी एरिया को एज ए शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया के रूप में वो डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, अब आर्टिकल 244A में क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो। आर्टिकल 244A में क्या है कि ऑटोनोमस रीजन विद इन अ स्टेट बनाने का पावर है इसमें। ऑटोनोमस रीजन विद इन अ स्टेट, कोई भी ऐसे स्टेट में ऐसे कोई भी एक रीजन को एज ए ऑटोनोमस उसको रीजन बना दिया जाएगा, ये पावर मिलता है आर्टिकल 244A के तहत। जैसे असम में कोई जगह बनाना है ऑटोनोमस, तो ऑटोनोमस रीजन उसको बनाना है, तो वो उसको बना सकते हैं, आर्टिकल 244A के तहत उसको बना सकते हैं। अगर समझ नहीं आया आर्टिकल 244A, लीव इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 244 बस अंडरस्टूड याद रखना है इसको कि शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है, ठीक है। पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करता है। कुछ याद करो, आर्टिकल 263 में हमने बताया था इंटर स्टेट काउंसिल, याद आया कि नहीं? तो वही है, ये पूरा यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में बात करा, कैसे कैसे ये लोग ऐसे पावर्स जो भी है, जो दोनों के बीच में जो पावर्स हैं वो लोग एक दूसरे से मिलकर कैसे काम करेंगे, वही सब। पार्ट 12 में 264 से लेके आर्टिकल 300A तक है। इसमें बात करता है फाइनेंशियल प्रोविजन के बारे में, प्रॉपर्टी राइट के बारे में,
बोरोइंग के बारे में, जो गवर्नमेंट बोरो करती है लोन वगैरह, उसके बारे में बात करता है पार्ट 12। लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उसके बारे में बात करती है पार्ट 12। फंड्स से रिलेटेड बात करती है पार्ट 12। फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, ये सब पार्ट 12 में आते हैं। कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी, कंसोलिडेटेड फंड कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 266 और कंटीजेंसी 267। तो ये सब के बारे में पार्ट 12 में बात किया जा रहा है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, बोरो, लोन, लोन मतलब बोरो ही हो गया, टैक्स, फंड, ये सब के बारे में पार्ट 12 में बात किया जाता है। ठीक है। और 300A कुछ याद आ रहा है? 300A राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहाँ से हटा के 300A में डाला गया राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि अभी एक लीगल राइट है। और ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 याद आया? 300A में तो है वो। पार्ट 13 में आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक ये बात करता है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के अंदर ट्रेड वगैरह के बारे में बात करता है कि स्टेट कैसे ट्रेड करेगी, ऐसे ऐसे, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के टेरिटरी के अंदर का ट्रेड के बारे में बात करता है, इंटरनेशनल नहीं है इसमें। हाँ, और आपको लगा होगा ये सब तो आर्टिकल्स करवाया नहीं, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये सब जो भी आर्टिकल्स बच गए हैं, इसके अंदर जो जो बच गए हैं ये सब तो नहीं करवाया, जैसे ये करवा दिया हमने, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ यही करवाया, 300 यही करवाया है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इस सब के बीच में जो जो बचेंगे वही तो हम कल करवाएंगे। कल और 2 वीडियो में आएगा ये, जो जो इंपॉर्टेंट, सब नहीं करवाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको सिर्फ करवाएंगे। ठीक है। पार्ट 14A ये इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 233, ये बचिए पार्ट 14 300 आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसको हमने करवा रखा है। इसमें यूपीएससी, एसपीएससी, इस सब के बारे में इसमें बात की गई है। पार्ट 14A में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 323A और 323B, 2 आर्टिकल हैं, 323A और 323B। इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की गई है। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? हमने ट्रिब्यूनल्स बताया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये बताया था। ये ट्रिब्यूनल्स देखो लग रहा है ना, 14A अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है? 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd वाला से, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, उस अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया। हमने अमेंडमेंट्स वाला चैप्टर में आप देख लेना, ये हमने बता रखा है। तो ट्रिब्यूनल्स होता क्या है, फिर से बताते हैं। ट्रिब्यूनल्स एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी का मतलब पार्शियल, मतलब पूरी तरीके से उसको जुडिशियरी में नहीं डालेंगे, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा जुडिशियरी से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। लुक, इसको लाया क्यों गया है ट्रिब्यूनल्स को? तो देखो इतने सारे कोर्ट, इतने सारे लोग हैं हमारे कंट्री में, इतने सारा लोग हैं, उसके कंपैरिजन में अगर कोर्ट को किया जाए तो कितना कम है। कितने एक दिन में पता नहीं कितने केस होते होंगे, उतना तो कोर्ट भी नहीं होगा। अगर कहा जाए, अगर मानो कि अगर 10 कोर्ट है तो अगर तो एक दिन में 100 अगर केसेस हो रहे हैं तो ऐसा ओवर बर्डन हो गया ना। तो ओवर बर्डन को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, एक रीज़न ये है। टाइम कंज्यूम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे कि कोर्ट में जाओ, तारीख पे तारीख होता रहता है, तो टाइम कंज्यूम करने के लिए बनाया गया। एक्सपेंसिव हो जाता है कोर्ट, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये सब रीजंस है। और ट्रिब्यूनल्स में और क्या मेन रीज़न क्या है कि देखो कोई गया, कोई केस कोई कोर्ट में गया, जो कि जुडिशरी जो हमारा है उसमें कोई भी कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट ले लो, कोर्ट में गया, कोई टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कोई केस गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो जजेज हैं उनको जुडिशरी से रिलेटेड तो हर चीज़ पता है, उनको हर चीज़ लॉ पता है, उन्होंने पूरी किताब पढ़ रखी है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उनको टेलीकॉम सेक्टर के बारे में नहीं पता है। तो कैसे जजमेंट देंगे, कैसे उस पर फैसला करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है कि ट्रिब्यूनल में देखो जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो तो पूरा का पूरा जुडिशरी से रिलेटेड ही होंगे, उसमें जो भी जजेज होंगे वो सब जुडिशरी से रिलेटेड होंगे। लेकिन ट्रिब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर होता है और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो टेक्निकल मेंबर होते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं। जिस चीज़ के लिए वो ट्रिब्यूनल बनाया गया उसके एक्सपर्ट्स होंगे। देखो जैसे टेलीकॉम सेक्टर का कोई केस आया तो उसके लिए अगर ट्रिब्यूनल बनाया गया तो एक तो जुडिशियल मेंबर होगा, बाकी जो होंगे वो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे वहाँ के। जैसे इन्वायरमेंट पे कोई केस है तो इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट होंगे। समझ में आ गया? ट्रिब्यूनल्स में एक्सपर्ट होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर,
लेकिन कोर्ट में सब के सब जुडिशियल मेंबर होते हैं, उनको लॉ बस पता होता है, बाकी उनको टेलीकॉम सेक्टर, इन्वायरमेंट के बारे में अगर पूछ दो तो शायद उनको ना पता हो, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई ऐसा चीज़ पे, कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे काम किया जाए जिसके बारे में उनको नहीं पता है, लॉ में उस चीज़ को नहीं बताया जाता, टेलीकॉम सेक्टर के बारे में थोड़ा लॉ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल समझ में आ गया। आर्टिकल याद रखना 323A से लेकर 323A से नहीं, ए और बी, हाँ। पार्ट 14A में है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट 1976। पार्ट 15 है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, इसमें इलेक्शन के बारे में बात की गई है, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्शन, जो भी इंडिया में जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है उसके बारे में बात की गई है। इसके आर्टिकल्स हमने करवा रखे हैं, ठीक है, इसका पूरा आर्टिकल हमने करवा रखा है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड OBC, ST SC OBC के वेलफेयर के बारे में इसमें बात की गई है, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में बात की गई है, रिजर्वेशंस के बारे में बात की गई है, तो SC ST और OBC के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। अब आप ये बताओगे, चलो बता ही देते हैं, ऑलरेडी बता रखा, फिर से रिवाइज करते हैं। SC कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 338 में। ST कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 338A में है। OBC 338B में है। ये SC तो याद करवाया था। अब आप बताओगे अमेंडमेंट, आप अमेंडमेंट नीचे मेंशन करोगे, जैसे रिवाइज हो जाएगा आपका। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। और आर्टिकल 343 में क्या लिखा हुआ है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगा यूनियन का, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन का वो क्या है, हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी है लेकिन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, 356 आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी जिसको कोई प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, और 360 आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी, पता है, करवा रखा है हमने। पार्ट 19 आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। इसमें मिसलेनियस है, मतलब इसमें कलेक्शन ऑफ लॉज है। इसमें अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे इस पे बात की गई है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको मिसलेनियस, बस इसको याद कर लेना, ज़्यादा मत इसमें घुसना कि क्या क्या है इसमें, कौन कौन टॉपिक है, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पार्ट 20 आर्टिकल 368, इसमें एक ही आर्टिकल है और ये अमेंडमेंट। अभी जितना भी हमने अमेंडमेंट पढ़ा, अमेंडमेंट करने के लिए भी एक आर्टिकल है कि अमेंडमेंट करने का अधिकार दिया जाता है गवर्नमेंट को। इसके लिए ये आर्टिकल 368 के थ्रू ही जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो आर्टिकल 368 के थ्रू होते हैं। आर्टिकल 368 ही पावर देता है गवर्नमेंट को कि आप लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट 20 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 21 आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पढ़ लो, मत भी पढ़ो, छोड़ दो। टेम्पररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इसमें जो एविएशन इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट एविएशन इंडस्ट्री, उसके बारे में, उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। एयरक्राफ्ट, एविएशन इंडस्ट्री, इस सब के बारे में, क्या उसमें सामान यूज होता है, जो भी है, इस सब के बारे में बात की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से उड़ा दो। पार्ट 22 आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल 395 हो गया हमारा आर्टिकल खत्म। 393 से लेकर 395 लास्ट आर्टिकल तो यही था। शॉर्ट टाइटल संविधान का शॉर्ट टाइटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट टाइटल संविधान का शॉर्ट टाइटल के बारे में लिखा हुआ है। कमेंसमेंट, संविधान का कमेंसमेंट कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, 26 जनवरी। कमेंसमेंट लागू वाला है, बनने वाला नहीं है। बना कब था, बना था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो कमेंसमेंट वाला डेट है इसमें, ठीक है। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होगा हिंदी में होगा, ये हिंदी लैंग्वेज में होगा। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट
ये पार्ट 12 के आर्टिकल में लिखा हुआ है। रिपील्स मतलब जो ओल्डर कोई लॉज होते होंगे क्या होते हैं जिसको रिपील किया गया है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो पार्ट 22 के तहत उसको हटाया जाता है। पार्ट 22 के तहत ये पावर है कि पुराने लॉज को अगर यूज में नहीं है तो उसको आप हटा सकते हो, ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया हमारा पूरा पार्ट्स कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या है। और हाँ, अरे ट्रिक तो बची क्या, ट्रिक है हमारा यू कैन, एक सेकेंड मैं इसको पहले लिख लेती हूँ उसके बाद। देखो ये है हमारा आर्टिकल। ये पूरा पार्ट को याद करने के लिए 3 आर्टिकल्स हैं, सॉरी पूरा पार्ट को याद करने के लिए 3 ट्रिक्स हैं। ठीक है, 3 ट्रिक्स में इसको ऐसा 3 सेंटेंस ऐसे हैं अलग अलग, तो वैसे करके हम पूरा पार्ट्स को याद करेंगे। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम। ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक की कहानी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन। यू से है यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1, सी से सिटीजनशिप पार्ट 2, एफ से फंडामेंटल राइट पार्ट 3, डी से डीपीएसपी पार्ट 4, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, यू से यूनियन पार्ट 5, एस से स्टेट पार्ट 6, पार्ट 7 टी नहीं है, पार्ट 7 हट चुका है तो टी हटा दो, टू हटा दो। फिर यू से यूटी पार्ट 8, पी से पंचायत पार्ट 9, फिर 2 हटा दो, दोनों 2 हटा ही दो। ये तो रिपील हुआ है और ये इसको पढ़ना ही नहीं है, ये साइलेंट है। ठीक है, तो याद रखना दोनों 2 का कोई काम ही नहीं है इस लाइन में। ये हो गया पी से पंचायत पार्ट 9, एम से म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, सी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B, ऑफ की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रीपोजिशन हटा देना इसमें। एस से शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की गई है। एस से शेड्यूल्ड, तो पार्ट 10 तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब 11 से देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन। ये आएगा पार्ट 11 से लेके पार्ट 16 तक। ये पार्ट 11 से लेकर 16 तक आया है। अंतिम वाला एब्रिविएशन टाइप है। ठीक है, वो लाइन नहीं है। तो पार्ट 11 आर से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो आर से हो गया पार्ट 11। पार्ट 12 एफ से फाइनेंस, टी यहाँ इसमें टी यूज़ करना है, द है तो हाँ। पार्ट 13 टी से ट्रेड, पार्ट 14 एस से सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यूपीएससी वाला जो था सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 14A टी से ट्रिब्यूनल, पार्ट 15 ई से इलेक्शन, पार्ट 15 हो गया। पार्ट 16 पी से क्या था, प्रोविजन फॉर SC ST OBC, तो पी से प्रोविजन, पार्ट 16 तक हो गया। अब ये लास्ट, ये अब्रिविएशन है ली मैट्स, इसको याद रखना ऐसे करके, ली मैट्स पढ़ लेना, ली और मैट्स इसको अलग अलग करके ली मैट्स करके याद करना, ली मैट्स या फिर ले मैट्स कुछ भी। ठीक है, तो 16 तक कंप्लीट हो गया। अब आ गया 17 में एल से लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला एल से लैंग्वेज, पार्ट 17। पार्ट 18 ई से इमरजेंसी, पार्ट 19 एम से मिशेलिनियस, पार्ट 20 ए से अमेंडमेंट, पार्ट 21 टी से टेम्पररी ट्रांजिशन, ये वाला है 21, वो तो याद ही रहेगा लास्ट वाला तो। और लास्ट पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, एस से शॉर्ट टाइटल में सब याद रख लेना, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, रिपील सब याद रख लेना। ठीक है, तो ट्रिक से हो गया। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए ये वीडियो। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट के थ्रू ज़रूर आप मुझसे पूछना।
और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे सारा PDF वहाँ पे हमने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। और हाँ, और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना, हमारा चैनल ज़रूर विजिट करना। हमने हर चीज़ ट्रिक्स याद करवाया है, हमने फोक डांस सीरीज़ भी करवा रखा है, उसको भी हमने ट्रिक्स याद करवाया और वो कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आई गारंटी यू। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।